हेलो फ्रेंड्स। हम आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही प्रसन्न और स्वस्थ होंगे। आप सबको मालूम ही होगा कि रसिया और यूक्रेन युद्ध की विभीषिका से गुजर रहे हैं। अगर हालात काबू में नहीं आए तो पूरे विश्व को इस त्रासदी का खामियाजा भोगना पड़ेगा, जो विगत में हुए विश्व युद्धों की अपेक्षा बहुत भारी और भयावह हो सकता है, क्योंकि पहले की अपेक्षा आज बहुत ही उन्नत टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी हो सकता है, जो पूरे विश्व को आहत करने में पूर्ण सक्षम है। अतः आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी सॉलिड जानकारी देंगे कि आखिर रसिया और यूक्रेन में इतनी बड़ी दुश्मनी किस कारण से पैदा हुई। आखिर क्या चाहता है रसिया और क्यों उलझ पड़ा यूक्रेन। इसके लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। आज वर्तमान दौर में जहां रूस या फिर यूरोप के ईस्ट वाले देश मौजूद हैं, वहां रसियन एम्पायर नाम से एक सल्तनत का राज हुआ करता था। सन 1917 में ऐतिहासिक फेरबदल के चलते सल्तनत खत्म हो गई, तो यूक्रेन ने अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया। पर कुछ ही अरसे के बाद जहां रसियन एम्पायर हुआ करता था, वहां पर एक नई सल्तनत का जन्म हुआ, जिसका नाम यूएसएसआर या सोवियत संघ था। यूक्रेन ने देखा कि उसके पड़ोस में ही एक बड़ी ताकत जन्म ले चुकी है, तो उसने अलग रहना उचित नहीं समझा और सोवियत संघ में शामिल होकर यूएसएसआर का ही हिस्सा बन गया। समय बीतता गया। कुछ ही अरसे के बाद दूसरा विश्व युद्ध हुआ। सन 1945 तक विश्व युद्ध चलता रहा। 1945 में युद्ध समाप्त होने से लेकर सन 1991 तक अमेरिका और सोवियत संघ में एक बड़ा वार हुआ। जो वार किसी सैनिक या हथियार से नहीं लड़ा गया, बल्कि वह एक शीत युद्ध था, जो डिप्लोमेसी से मीडिया के जरिए लड़ा गया। इस शीत युद्ध का काम धमकी देना, लोगों में अविश्वास तथा मतभेद पैदा करना था, जिसमें अमेरिका पूरी तरह सफल हो गया, जिसका नतीजा यह निकला कि सोवियत संघ को 15 हिस्सों में बंटना पड़ा। जो हिस्सा सबसे बड़ा था उसी को हम रसिया के नाम से जानते हैं। उन्हीं में एक हिस्सा यूक्रेन भी है, जो आज विवाद का कारण बना हुआ है। इस तरह रसिया और यूक्रेन का जन्म हुआ। आगे समय गुजरता गया, पर शीत युद्ध दबे पांव चलता ही रहा। सन 2010 में विक्टर यानुकोविच यूक्रेन के राष्ट्रपति चुने गए। उन्होंने उस समय यूरोपीय यूनियन के साथ रिश्ते बढ़ाने का वादा किया था, लेकिन नवंबर 2013 में यानुकोविच यूरोपीय यूनियन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करने से पीछे हट गए थे। इस समझौते के तहत यूक्रेन को 15 अरब डॉलर का पैकेज मिलने वाला था। जब वो समझौते से पीछे हटे तो यूक्रेन में उनके खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए। हंगामों और तोड़फोड़ का दौर चालू हो गया। फरवरी 2014 को यूक्रेन की संसद ने यानुकोविच को पद से हटाने वाला प्रस्ताव भी पास कर दिया, लेकिन उससे पहले ही विक्टर यानुकोविच यूक्रेन छोड़कर भाग चुके थे। दरअसल यानुकोविच रसिया के समर्थक माने जाते थे। अगर यानुकोविच यूक्रेन छोड़कर भागने में सफल न होते तो उन्हें जान से हाथ धोना पड़ सकता था, क्योंकि यूक्रेन के हालात बहुत ही अधिक बिगड़ चुके थे। इन सब बातों का जिम्मेदार रसिया अमेरिका और यूरोपीय देशों को ही मानता था। कहीं न कहीं रसिया और अमेरिका के विवादों में यूक्रेन में संकट बढ़ता ही जा रहा था। इसकी चर्चा आगे करेंगे। पहले ये जान लेते हैं कि विक्टर यानुकोविच के यूक्रेन से जान बचाकर भागने के बाद शासन सत्ता किसको सौंपी गई। इसके बाद 23 फरवरी 2014 से 7 जून 2014 तक ओलेक्जेंडर तुर्चिनोव राष्ट्रपति रहे। 7 जून 2014 से 31 मई 2019 तक पेट्रो पोरोशेंको सत्तासीन रहे। तत्कालीन चुनाव में पेट्रो पोरोशेंको को भारी मतों से हराकर 3 मई 2019 को व्लादिमीर जेलेंस्की राष्ट्रपति पद पर आसीन हुए, जो वर्तमान में भी राष्ट्रपति पद पर हैं। अब हमें फिर से पलटकर 2014 में आना पड़ेगा,
क्योंकि 2014 में यानुकोविच के यूक्रेन से भागने के बाद कुछ ही अरसे में रसिया ने यूक्रेन की छोटी सी जगह पर, जो काफी महत्वपूर्ण, क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। यह तब हुआ जब यूक्रेन के संबंध यूरोपीय देशों के साथ बढ़ने लगे थे, पर रसिया को खनिज संपदा और संसाधन की चाहत थी जो यूरोप को मुहैया होने लगी थी। अतः जब रसिया ने क्रीमिया को अपने कब्जे में कर लिया तो उसने सारी दुनिया से ये कहा था कि क्रीमिया के लोग भावनात्मक रूप से और कल्चर से रसिया मूल के हैं और वो रसिया के साथ ही रहना चाहते हैं। सन 2015 में एक टीवी सीरियल रिलीज हुआ जिसमें एक छोटे से स्कूल में एक टीचर था जो बच्चों को पढ़ाया करता था। उस धारावाहिक का नाम सर्वेंट ऑफ द पीपुल था। इसकी कहानी पूरी तरह उसी स्कूल टीचर के इर्द गिर्द घूमती थी। कहानी में टीचर देश के हालात पर बहुत परेशान था और उसने संकल्प किया था कि वो किसी भी तरह अपने देश के हालात सुधार कर ही रहेगा। सबसे पहले उसने देश के करप्शन को समाप्त किया, फिर उस टीचर ने दुश्मनों को मार मार कर उनका सफाया किया और धीरे से फेमस होते हुए राजनीति में छाता चला गया। और एक दिन वह टीचर देश का राष्ट्रपति बनकर देश के हालात सुधार देता है। और यह सीरियल यूक्रेन में उस समय टेलीकास्ट हो रहा था जब यूक्रेन के हालात बहुत बुरे थे। करप्शन हद से ज्यादा बढ़ चुका था। रसिया और अमेरिका के संघर्ष में यूक्रेन पिसा जा रहा था। दोनों शक्तियों के दबाव के चलते राजनीति पूरी तरह से डामाडोल थी। यही वजह थी कि सीरियल को भारी लोकप्रियता मिली और वह सुपरहिट सीरियल हो गया। यूक्रेनी जनता को बहुत पसंद आया। बात यहीं नहीं रुकी। उस सीरियल के जुनून के चलते वहां के लोगों ने अपने मस्तिष्क में उस सीरियल के मुख्य पात्र, उस स्कूल टीचर का किरदार निभा रहे व्यक्ति जो एक कॉमेडियन था, उसे वहां के लोगों ने सीरियल से हटकर असल जिंदगी में अपना राष्ट्रपति समझ लिया था और सोचने लगे थे कि काश हमारे यूक्रेन में भी ऐसा चमत्कारिक राष्ट्रपति हो जाए। जानते हो वो टीचर का रोल करने वाला कॉमेडियन कलाकार कौन था? वो था इस समय वर्तमान में राष्ट्रपति पद पर आसीन व्लादिमीर जेलेंस्की, जिसका जन्म सन 1978 में एक यहूदी परिवार में हुआ था, जो 2022 में लगभग 44 वर्ष के हैं, जिन्हें यूक्रेन में एक प्रथम यहूदी राष्ट्रपति होने का गौरव प्राप्त है। शुरू में जेलेंस्की वकालत की पढ़ाई करी थी, पर वो कॉमेडी करते थे, अतः उन्होंने कॉमेडी को ही अपना करियर बना लिया और कॉमेडी की दुनिया में कूद गए। उन्होंने कॉमेडी में बहुत शोहरत हासिल की तथा 2015 में रिलीज हुए सीरियल सर्वेंट ऑफ द पीपुल, इस धारावाहिक में उनको टीचर का रोल मिला, जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। यूक्रेन में राजनैतिक अफरा तफरी भी चरम पर थी। फिर 2019 में चुनाव भी आ गए। उसने सर्वेंट ऑफ द पीपुल सीरियल की लोकप्रियता का पूरा लाभ उठाते हुए अपनी एक पार्टी बनाई। पार्टी का नाम भी वही रख दिया, सर्वेंट ऑफ द पीपुल, और चुनाव लड़कर भारी जीत हासिल करके एक कॉमेडियन से 3 मई 2019 को यूक्रेन के राष्ट्रपति बन गए। उन्होंने रसिया के राष्ट्रपति पुतिन से दोस्ती भी करने की पहल की। पुतिन ने भी जेलेंस्की की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया था, पर जब जेलेंस्की ने ये कहा कि वो यूरोपीय यूनियन से भी संबंध सुधारेंगे और नाटो में भी शामिल होंगे, तो जाहिर है कि रसिया से संबंध खराब होने लगे और राष्ट्रपति पुतिन ने ऐलान कर दिया कि वो यूक्रेन को नाटो में शामिल होना कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि इस तरह तो रसिया के लिए खतरा और बढ़ जाएगा। पर जेलेंस्की ने पुतिन की बात को गंभीरता से न लेते हुए नाटो में शामिल होने के लिए कड़ा रुख अपनाते रहे। नाटो के बलबूते जेलेंस्की पुतिन की एक बात का जवाब 2 बातों में देते रहे, क्योंकि उन्हें भरोसा हो गया था कि नाटो हमारी मदद के लिए आएगा और अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़ा है। नाटो अमेरिका द्वारा बनाया सैन्य संगठन है जो सदस्य देशों की मदद करता है। इस समय नाटो में 30 देश शामिल हैं, अतः यूक्रेन सोच रहा था कि अगर नाटो में शामिल हो गया तो मदद के लिए 30 देशों की सेना का साथ मिलेगा। वहीं रसिया की
नाटो से सीधी सीधी टक्कर का खतरा बढ़ जाएगा। अभी कुछ समय पहले रसिया ने यूक्रेन के ड्रोनबाज एरिया को भी अपना होने का दावा कर दिया है। 2022 आते आते धमकियों के दौर फरवरी 2022 में युद्ध में परिवर्तित हो गए। रसिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। जिस मदद के बलबूते जेलेंस्की रसिया के साथ जवानी जंग लड़ रहे थे, अमेरिका का वो भरोसा अभी तक तो सिर्फ जुबानी ही साबित हुआ है, क्योंकि अब तक ऐसी कोई मदद सामने नहीं आई। इसलिए कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जेलेंस्की को पॉलिटिक्स का कोई तजुर्बा ही नहीं है, वो तो कॉमेडियन हैं, उन्होंने राजनीति को रंगमंच बना डाला। अगर जरा भी तजुर्बा होता तो आज ऐसे हालात नहीं होते। इस तरह तो विश्व एक और महासंग्राम की भट्टी में झोंका जा सकता है। दोस्तों, आप इन हालात के बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट के माध्यम से जरूर लिखें। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नई नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी वाले बटन को दबाएं। धन्यवाद।